नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में बाजार का हाई और अब कहां कमाई। दरअसल बाजार में ग्लोबल राजनीतिक उथल पुथल, फाइनेंशियल दिक्कतों, स्टेबिलिटी और महंगाई की चिंताएं, ट्रेड और कैपिटल फ्लो में उतार चढ़ाव, ये सारे फैक्टर दुनिया के लिए तो चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय बाजार रिकॉर्ड तोड़ रैली के मूड में है। निफ्टी बैंक का नए शिखर पर पहुंचना, एफएमसीजी, ऑटो और मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी तो कम से कम यही इशारा कर रही है। बाजार हाई पर हाई लगा रहा है और इस तेजी के बाजार में कई शेयरों में मुनाफे की बारिश हो रही है। सवाल यह है कि बाजार की इस रैली में कब तक आगे भी जारी रहेगी और किन शेयरों में यहां से पैसा बनने की संभावना है। इस शो में हम बाजार के बड़े एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब बाजार में कमाई और कहां होगी। तो भारतीय बाजारों में जो तेजी है, इस तेजी के अंदर ऐसे कई सारे प्रोमिनेंट इंडेक्स हैं जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। तमाम वो आंकड़े जो है आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से वो इंडिसेस हैं जो कि इस तेजी में अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे। सबसे पहले शुरुआत की निफ्टी बैंक ने, लेकिन निफ्टी बैंक के बाद ये तेजी धीरे धीरे स्प्रेड आउट होते हुए दिखाई पड़ी। तो निफ्टी बैंक अपने पहले ऑल टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद ये तेजी स्प्रेड हुई एफएमसीजी, ऑटो जैसे कुछ एक प्रोमिनेंट सेक्टर के अंदर भी। ऑटो इंडिसेस मेजरली ज्यादातर सभी बड़े इंडिसेस या बड़े शेयर्स जो है वो अपने नए हाइस पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो ऑटो इंडेक्स भी अपने नए हाइस पर, और ऑटो इंडेक्स के बाद एफएमसीजी इंडेक्स, जहां पर सभी दिग्गज एचयूएल जैसे हों, नेस्ले जैसे हों, जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, ये तेजी और स्प्रेड हुई मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी, जहां पे मिड कैप नए रिकॉर्ड्स पर पहुंचा और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले प्रोमिनेंट इंडिसेस में बैंक्स, फिर ऑटो, फिर एफएमसीजी और अब धीरे धीरे मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब वो इंडिसेस हैं जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। बढ़िया तेजी बाजार में बनी है और इस तेजी के अंदर मल्टीपल ट्रिगर्स ने कामकाज किया है। मिसाल के तौर पर अच्छी अर्निंग्स, एफआईएस का फ्लो, साथ साथ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का स्टेबल होना और धीरे धीरे क्रूड का स्टेबल होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया कामकाज करके गए भी हैं। तो इन ट्रिगर्स के बीच में अब यहां से आगे की रणनीति क्या होगी, यहां की दिशा दशा कैसे रहने वाली है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ कौन कौन से शेयर हैं जिस पर अब दांव लगाना ठीक रहेगा। अमरीश सर आपको दिख ही रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शरद सर भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और उनका व्यू समझेंगे इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी। अमरीश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शरद सर आपका भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो पहले मार्केट्स को लेकर अमरीश सर क्या व्यू रखते हो आप? ऑल टाइम हाइस पर है, एक थॉट क्या था, ये तेजी और बनेगी, इंडिसेस भी नए हाइस पर पहुंचेंगे और ये शायद अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, गैदर करेगा। दूसरा थॉट कहता है कि बढ़िया तेजी आ चुकी है, थोड़ा रिलीफ रैली का समय आ गया है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोगने देखा कि काफी अच्छा मूव आ चुका है ऑलरेडी। 17,000 लेवल से इस लेवल तक आ पहुंचा है। इट वाज वन स्ट्रेट लाइन विदाउट मच ऑफ करेक्शन। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर टॉकिंग द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, शायद थोड़ा बहुत फ्लैटन आउट होगा। विल सी साइडवेज मूवमेंट स्पेशली फॉर द इंडेक्स, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है वो शायद चलेंगे अभी। बट देन यदि हम लोग लॉन्ग टर्म का बात करते हैं, पॉसिबली द नेक्स्ट 3 to 5 years, तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी हम लोगों ने देखी है अभी शुरू हुई है केवल। एंड इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 3 to 5 years, शायद हम लोग जो मदर ऑफ बुल रन बोलते हैं ना, आई थिंक वी शुड सी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पॉसिबली जो हम लोग ने हम लोग के लाइफ टाइम में देखा नहीं है, उस टाइप की तेजी आ सकती है। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉसिबली बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 4-5 years। तो जो हम लोग तेजी देखेंगे, आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव सीन इट अर्लियर। तेजी जो बनेगी, जिसको आप मदर ऑफ ऑल बुल रन मान भी रहे हो, ये तेजी को यही सेक्टर्स ड्राइव करने वाले हैं या कुछ नए की ड्राइवर आ जाएंगे अब यहाँ से आगे की रणनीति बनाने के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए कुछ हैवी वेट पार्टिसिपेट करेंगे? जो मेन बुल रन है उसमें तो नॉर्मली you'll have the heavyweights participating first, और उसके बाद फॉलो करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप्स। और सेक्टर वाइज एज ऑफ नाउ तो ऐसे लग रहा है कि एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रा, विच इज बेसिकली द ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, और इंफ्रा में सीमेंट काफी अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। और बाकी है फार्मा, डिफेंस और रेलवेज, जहाँ पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है। एंड दीज आर द टू न्यू सेक्टर्स जो हमने देखा कि अच्छा चला है। आई थिंक दीज आर द वन व्हिच विल एक्चुअली पुश द मार्केट्स अप।
शरद सर, आप भी यही मानते हो कि अभी संभलने का समय है, या थोड़ा कॉशियस स्टांस मेंटेन करके आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रखने की ज्यादा जरूरत है अपना स्टांस, क्या करा जाए? मुझे लगता है ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। ये वैल्यूएशंस वैसी है नहीं जहां बहुत ज्यादा कॉशन की जरूरत है मेरे हिसाब से। अब तो बहुत माइल्ड पॉकेट्स होंगे शायद, बहुत कम पॉकेट्स होंगे जहां आपको वैल्यूएशन एक्सपेंसिव मिलेगी। तो मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म व्यू, जैसा अमरीश जी भी बोल रहे थे, लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है। इंडिया की पोजीशनिंग स्ट्रांग है, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग रहनी चाहिए, एक स्टेबल सरकार है। जियोपॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है जो थोड़ी बहुत आपको नर्वसनेस क्रिएट कर सकता है, बट अदर देन दैट, चाहे यूएस रिसेशन हो चाहे यूरोपियन रिसेशन हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ज्यादा करके टेक्निकल रिसेशन जैसा होगा और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम अक्रॉस द ग्लोब शायद नहीं देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स एक जोकर इन द पैक हो सकता है निगेटिव साइड पे, तो वो एक चीज है जो हम लोगों को थोड़ा अनर्व कर रही है, बट उसके अलावा ज्यादातर चीजें जो हम देख रहे हैं वहां से कुछ ऐसा रिस्क तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। की ड्राइवर, मैं आपसे भी यही पूछूंगा, कौन से सेक्टर लग रहे हैं आपको? क्योंकि बैंक्स और अच्छी तेजी हम देख चुके हैं एफएमसीजी में, ऑटो में, रूरल डिमांड का इम्पैक्ट साफ तौर पर दिख भी रहा है। तो क्या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, आईटी या फार्मा, जब तक पीछे रहे हैं, वो आगे आएंगे? मुझे लगता है ऑटोज में तेजी चालू रहनी चाहिए। थोड़ा अब इतना मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट तो अब नहीं रह गया है, मोर और लेस अगले 1-1.5 साल के नंबर्स ये डिस्काउंट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है री रेटिंग की गुंजाइश वहां पे काफी है। अमरीश जी ने जैसे रेलवे और डिफेंस बोला, लॉन्ग टर्म में वो काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। रियल एस्टेट एक स्पेस है जहां हम बहुत बुलिश हैं। कूलिंग, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज, हमें लगता है अगर आप बहुत लंबा नजरिया लेना चाहते हैं 5-7 साल बियॉन्ड का, तो वो स्पेस काफी अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। रिन्यूएबल पावर एक काफी अट्रैक्टिव स्पेस होनी चाहिए। तो ये 4-5 सेगमेंट हैं जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि काफी बड़ी री रेटिंग देख सकते हैं। चलिए, तो अब ये तो बात हुई बाजार को लेकर कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इंडिसीज में कैसे मान रहे हैं जानकार हमारी हाल की सिचुएशन को। लेकिन अब इस सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स पे बेट करना है, एक लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल, ये हमने आज श्रेणी रखी है। तो अमरीश सर के साथ शुरुआत करते हैं अपने लार्ज कैप की। अमरीश सर, लार्ज कैप कौन सा लग रहा है आपको जो यहाँ बेट किया जा सकता है जिसके ऊपर? लार्ज कैप जिस पे हम लोग बेट कर सकते हैं वो पावर सेक्टर से है, टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है विद 14.1 गीगावाट पोर्टफोलियो, जिसमें करीब 37% क्लीन और ग्रीन कैपेसिटी है, और with the expansion of to about 16.78 megawatt, करीब 47% of the portfolio अभी clean and green energy हो जाएगा। ESG पर्सपेक्टिव से टाटा पावर कोई भी नया कोल बेस्ड कैपेसिटी नहीं इंप्लीमेंट कर रही है, और बाय 2050 जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आई थिंक दैट विल बी फेज्ड आउट, सो कार्बन नेट होगा बाय 2045। सोलर और हाइब्रिड जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 5 गीगावाट्स टू 25 गीगावाट्स बाय FY30, और फोकस है सोलर सॉल्यूशंस, ईवी चार्जिंग और अदर सर्विसेज लाइक होम ऑटोमेशन, और इन एडिशन टू बेसिकली द यूटिलिटी स्केल सोलर EPC जो इन लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी एक 4 गीगावाट का ग्रीन सोलर सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री इन लोग सेटअप कर रहे हैं तमिलनाडु में, वो ऑपरेशनल होगा इस साल में। लार्ज कस्टमर बेस है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, अबाउट 40 मिलियन कस्टमर्स इन दिल्ली, मुंबई, अजमेर और उड़ीसा में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस भी कम हुए हैं और थर्मल कोल प्राइसेस भी हाफ हो गए हैं फ्रॉम व्हाटएवर वी हैड सीन अर्लियर, $400 से इट इज लेस देन $200। तो ये भी काफी पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए। सो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 इज अबाउट 13, और मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 260 का। तो पावरफुल परफॉर्मेंस टाटा पावर की तरफ से आ सकती है। 260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को देख सकते हैं। वैसे भी बहुत बढ़िया अपमूव्स में देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ जो तेजी है मल्टीपल ट्रिगर्स की, वो भी यहाँ पे काम कर सकती है। बीट एंड डाउन है तो वैल्यू कंफर्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। शरद सर, आपकी तरफ से लार्ज कैप नाम कौन सा होगा आज? यूनाइटेड फॉस्फोरस, UPL। हमारा ये मानना है कि ये एक डिसेंट कंपनी है और लॉन्ग टर्म में डिमांड वगैरह काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, ग्लोबल स्केल पे भी, इंडिया में भी। एग्रोकेम और जो नए प्रोडक्ट्स ये डेवलप कर रहे हैं उसमें भी करीब 138 देशों में इनकी प्रेजेंस है। 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है, 4थी सबसे बड़ी सीड कंपनी है।
दुनिया का 90% फूड बास्केट को ये केटर कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस इस तरीके से डाइवर्सिफाइड है। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऑफर कर रही है, जो पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। तो करीब 25 मॉलिक्यूल्स हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स में, और इसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। ज्यादातर ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके पास नए प्रोडक्ट्स का ये सब हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। रिसेंट एक्विजिशन के बाद कंपनी ने लगातार अपना डेट कम किया है, आने वाले समय में डेट को और कम करेंगे। ये नए प्रोडक्ट्स का जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन आता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 2 साल में बॉटम लाइन में 20-25% की CAGR आसानी से क्लॉकिंग होनी चाहिए। तो 75 रुपए के आसपास की FY25 की अर्निंग आनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है टू स्टार्ट विद आपको 900 से 1000 रुपए के लक्ष्य यहाँ मिलने चाहिए। 900 से 1000 के टारगेट्स के लिए UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, इसको आप देख सकते हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस को लेकर, और जाना माना नाम, पुरानी हिस्ट्री के साथ ये कंपनी कामकाज करे, तो 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हो। तो एक लार्ज कैप की बात हो गई, अब मिड कैप की बारी आती है, क्योंकि मिड कैप में सबसे ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। अब ऑल टाइम हाई पर हैं स्टॉक्स या इंडिसीज, और उसके बीच में स्टॉक निकालना है। तो अमरीश सर, मिड कैप में से कौन सा नाम चुना आपने? मिड कैप में मेरा है राइट्स। ये एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनका। की फोकस एरियाज है मेट्रो, रेल इंफ्रा, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और वाटरवेज। कंसल्टिंग इनकम करीब 50% ऑफ द रेवेन्यू है, पर अच्छा प्रेजेंस है टर्नकी कंस्ट्रक्शन, रोलिंग स्टॉक और एक्सपोर्ट ऑफ लोकोमोटिव एंड स्पेयर्स। तो कंसल्टिंग जो मार्जिन है करीब 44% है, और वी हैव सीन दैट कंसिस्टेंटली जो ब्लेंडेड मार्जिन है कंप्लीट बिजनेस के, दिस हैज बीन बिटवीन 27 to 30%, आई मीन लाइक ईयर ऑन ईयर लास्ट करीब 4 to 5 years। 700 से ज्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो ऑर्डर बुक पोजीशन काफी अच्छा है, करीब 5870 करोड़ का है, और उसमें करीब 3000 करोड़ के जो ऑर्डर फ्लो से इट हैड हैपेंड लास्ट ईयर इन FY23। गवर्नमेंट फोकस है ऑन रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा ओवरऑल, तो राइट्स के लिए आई थिंक ऑर्डर फ्लोज विल बी एक्सट्रीमली गुड इवन गोइंग अहेड। करंटली करीब 3 रेलवे स्टेशन है इनके अंडर डेवलपमेंट, सो आई मीन दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बिकॉज ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आई मीन क्वाइट अ फ्यू रेलवे स्टेशन विल कम अंडर डेवलपमेंट। डिविडेंड पे आउट के हिसाब से देखें तो 93% का डिविडेंड पे आउट है, तो लास्ट ईयर 20 रुपीज 50 पैसा इन्होंने दिया है, which again becomes a good dividend yield stock. Cash on books करीब 1136 crores है, against a market cap of close to about 9500 crores. EPS expectation for FY25 करीब 28 का है, giving it a 17x, जो टारगेट मेरा बनता है 476 का। तो राइट्स इंटरेस्टिंग स्टॉक, क्योंकि बढ़िया तेजी रेलवेज में आई, और उसके बाद आप अगर रेलवे में कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो एक नाम आपके लिए राइट्स का हो सकता है। शरद सर, मिड कैप की रिकॉर्ड तेजी, रिकॉर्ड लेवल्स, कौन सा स्टॉक आपने चुना? मेरा स्टॉक रिकॉर्ड लेवल्स पे नहीं है। ABSL AMC, मुझे लगता है जिस तरीके से TER की जो ओवरहैंग थी कि क्या रेगुलेशंस आएंगे नहीं आएंगे, इस वजह से AMC स्टॉक्स काफी सबड्यूड रहे काफी कुछ समय से। ABSL में अपने भी कुछ इश्यूज थे इनकी AMC में, इसकी वजह से ज्यादा सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिली। बट मुझे लगता है वो ओवरहैंग बाहर है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। कंपनी की होल्डिंग के लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं, जिसका असर हमें आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस तरीके का SIP काउंट है, जिस तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में ये एडिशन कर रहे हैं, वो काफी स्ट्रांग है, और नॉन बैंक एफिलिएटेड AMCs में सबसे बड़ी AMC है। तो बिना बैंकिंग चैनल होते हुए भी इनकी जो ग्रोथ रेट्स वगैरह है वो काफी रोबस्ट रही है, 5-6% का मार्केट शेयर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 2 साल में 7-8% की ऐसी भी अर्निंग्स ग्रोथ रही, तो FY25 में लगभग 24-25 के आसपास की अर्निंग आएगी। और जैसे जैसे प्रोमोटर एंटिटी को लेके या कंपनी को लेके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज थी या जो भी डाउट था, वो धीरे धीरे कम होता है, और सेक्टर के लिए TER वाला डाउट कम होता है। कंपनी B30 सिटीज में भी एक्सपैंड करने की योजना बना रही है, वहां पे तेजी से आगे बढ़ रही है, तो 20 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 500 रुपए के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से ABSL AMC।
तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये शरद सर इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से बहुत हद तक अंडर परफॉर्मेंस रही थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी रही इसमें। तो क्या वो जो हैंगओवर था वो खत्म हो गया? अब वो वाला पार्ट हटा के रखे, क्योंकि ऑलरेडी 2021-22 के जो आईपीओ थे उनकी परफॉर्मेंस अब वैसे भी पिकअप करनी शुरू कर दी है। तो क्या वो हैंगओवर खत्म इसमें से? जी, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो जैसा मैं बोल रहा था कि कंपनी में जो कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज खुद फंड में आए थे जिसकी वजह से इनको हिट हुआ, और फिर ग्रुप के लेवल पे भी कुछ इश्यूज थे जहां बहुत क्लैरिटी नहीं थी, बट अब ग्रुप के लेवल पे भी आदित्य बिरला कैपिटल में मैनेजमेंट चेंजेस वगैरह हुए हैं और एएमसी की ऑपरेशंस में भी काफी टोन डाउन किया है, क्लैरिफाई किया है। और जो सेक्टर के लेवल पे एक अनसर्टेनिटी थी कि किस तरीके के टीआर रेशियोज वगैरह चेंज करेंगे नहीं करेंगे, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, तो मेरे हिसाब से वो अनसर्टेनिटी अभी एक बारी खत्म हो गई है। जो रेगुलेशंस आए हैं वो इतने खराब नहीं है जितना बाजार एंटिसिपेट करके चल रहा था। अब एक स्टेबल एनवायरनमेंट है और लॉन्ग टर्म में कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए कि भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहां कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम आनी चाहिए। और नॉन बैंक फाइनेंस बड़ा ग्रुप है, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको ग्रुप कंफर्ट कितना है, जिसको आप पैसा दे रहे हो उस पर आप भरोसा कितना करते हैं। तो बिरला ग्रुप के संग मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे ये पैंस एड्रेस हो गए, तो पहले कंपनी के लेवल पे फिर सेक्टर के लेवल पे जो इश्यूज थे दोनों अब एड्रेस्ड हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में काफी बढ़िया री-रेटिंग हो सकती है। तो स्टॉक में बढ़िया री रेटिंग हो सकती है, और ये बात सही है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी को अगर आप प्ले करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट्स की, तो आपको एएमसी स्पेस में रहना चाहिए। एएमसी स्पेस भी बहुत प्रेशर में था, वहाँ पिकअप आया, सेक्टर में इंडिविजुअली पिकअप आया, और स्टॉक के जो कंसर्न थे वो भी दूर हो गए। तो आदित्य बिरला एएमसी, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। ये एक और नाम शरद सर ने आपको बताया है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, 4 स्टॉक्स हमने बातचीत कर ली है, लेकिन अब लास्ट यानी कि स्मॉल कैप में आप कहां बेट करेंगे, स्पेशली तब जबकि वो इंडिसेस भी अपने हाईज पर है। तो स्मॉल कैप शेयरों पर भी चर्चा करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पार। बाजार का हाई और अब कहां करें कमाई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं। अमरीश सर हैं और साथ साथ शरद अवस्थी सर हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर, और हमने उनसे बातचीत की कुछ लार्ज कैप मिड कैप पिक्स को लेकर भी। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप पिक्स पर। तो अमरीश सर, यहां पर भी ट्रिकी सिचुएशन है, नया ऑल टाइम हाई है और ट्रैप होने की सिचुएशन ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब कहां पे आप पिक करोगे, कौन सा स्टॉक? मेरा स्टॉक है डिफेंस रिलेटेड, जहां पर मुझे लगता है कि वो द नेक्स्ट 4-5 इयर्स काफी अपसाइड है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वॉरशिप्स डिजाइन करती है और कंस्ट्रक्ट भी करती है फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। एक्सपोर्ट भी करते हैं इन लोग। अभी तक करीब 107 वॉरशिप्स डिलीवर किया है टू इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को, और क्लोज टू अबाउट 780 वेसल्स दिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। कमर्शियल वेसल्स, इंजन्स और पोर्टेबल ब्रिजेस भी इन लोग बनाते हैं। गवर्नमेंट फोकस है क्लियरली डिफेंस के लिए और मेक इन इंडिया, और इससे जो ऑर्डर फ्लोज है काफी अच्छे रहेंगे आगे जाके। FY23 में जो रेवेन्यू देखा है करीब 44% का ग्रोथ दिखाया है। अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय अबाउट 20%। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है, 24,000 करोड़ का है, और मोर इम्पोर्टेंटली एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा रहा है इफ यू सी द लास्ट 2 to 3 years। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 40% कैगर है, जिससे मेरा 25 का FY25 का जो EPS है दैट वर्क्स आउट टू 58, और यहाँ पे टारगेट है 696 का। करीब करीब 700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देख सकते हैं। डिफेंस स्पेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को इनकैच करना चाहते हैं तो ये एक नाम हो सकता है। शरद सर, आपने मिड कैप में तो एक बढ़िया वैल्यू निकाली, स्मॉल कैप में ऑल टाइम हाइज पे ये भी नहीं है, काफी गिरा हुआ स्टॉक है, बारबेक्यू नेशन। पोस्ट कोविड सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने रेस्टोरेंट बिजनेस में देखा। अब हमें लगता है ग्रेजुअली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है और बारबेक्यू वहाँ पे आपली प्लेस्ड होना चाहिए उसको बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इन्होंने करीब 111 नए रेस्टोरेंट्स ऐड किए हैं। करंट टोटल काउंट 212 है, तो लगभग 53% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो पिछले 4-5 साल में ऐड हुए हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के आसपास भी वो नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट्स में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिलना चाहिए आने वाले समय में। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी इन्होंने चालू की, वहां पे भी उस चैनल से भी लगभग अब 15-20% ऑफ रेवेन्यूज आने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया बेट आने वाले समय में हो सकती है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है,
पार्टीज वगैरह के लिए ज्यादातर अपनी फैसिलिटीज को अवेलेबल कराते हैं, वहां पे भी काफी अच्छी ट्रैक्शन रहनी चाहिए। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिक एक्सपीरियंस ही हमेशा से ऑफर करते हैं, ब्रांड स्ट्रांग है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये 111 स्टोर्स ऑपरेशनल होते हैं और इनका फायदा इस कंपनी में दिखने लगता है, और ऑनलाइन स्टोर वाला भी बेनिफिट रहना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंटैक्ट है ही। शॉर्ट टर्म में भी हमें लगता है इस साल अर्निंग्स लगभग डबल हो सकती है, 100% ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो ईपीएस FY24 में लगभग 15 रुपए के आसपास आ सकती है, टॉप लाइन में 20% जैसा ग्रोथ होना चाहिए। और कंपनी की योजना है अगले 2 साल में 300 रेस्टोरेंट्स तक बना लेने की, और सालाना 35-40 रेस्टोरेंट्स ऐड करेंगे 130-40 करोड़ के खर्च पे। तो मुझे लगता है इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक इनका मैच्योर स्टोर है जो प्री कोविड लगभग 10 करोड़ पर मंथ की सेल्स करता था, 25% की मार्जिन पे ऑपरेट करता था, और ROC 70-80% थी। तो ये एक इंडिकेटर है कि अगर स्टोर सही जगह पे ठीक ठाक मैच्योर हो जाता है तो वो कितना पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है काफी इंप्रेसिव स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जहां मुझे लगता है कि आप नॉर्मल वैल्यूएशंस दे सकते हैं। तो अगर FY24 की नंबर पे मेरे को लगता है 45-50 का मल्टीपल मिल सकता है, तो 750 रुपए के फर्स्ट टारगेट्स के लिए बारबेक्यू नेशन। शरद सर, वो नहीं बोलोगे आप कि मेरा डिस्क्लेमर भी है कि मैं यूज करता हूं? यूज करता हूं। अच्छा, चलिए, तो अमरीश सर की होती और 3 पिक्स जो है वो लेकर आएंगे। जो सबसे पहले अमरीश सर ने आज नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स को चुना है, और उसमें भी एक से एक अच्छी वैल्यू, जिसमें टाटा पावर स्पेस से, रेलवे से, राइट्स, और डिफेंस से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये 3 नाम हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज अप हो सकती है जैसे से इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। शरद सर ने वैल्यू निकाली है यूपीएल के अंदर, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से एक शुमार, और बढ़िया एग्रोकेमिकल, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी। आदित्य बिरला सन लाइफ बीट एंड डाउन है, मिड कैप की रैली में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं आया, तो यहां पर आप एक अच्छी वैल्यू तलाश सकते हैं। और बारबेक्यू नेशन, अर्बन ग्रोथ स्टोरी को इनकैश करना चाहते हैं अगर आप, तो बारबेक्यू नेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स में भले ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस ऑल टाइम हाई में भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं आपके लिए, तो उसको आप तलाशिए और उसको इनकैश करिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश इतना ही।